पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया, वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। तो शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव की बात से करता हूं, जो 2027 में जीत का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया है। ये जो शानदार आप आलीशान देख रहे हैं तंबू और जो घर आपको दिख रहा है, यही अखिलेश यादव का नया ठिकाना। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की थी। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया, वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। इसे पीडीए भवन कह रहे हैं। ना पूजा कराने वाला जो है कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। उन्होंने 5 ब्राह्मण बुलाए और पूजा कराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश किसी यादव से गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवा सकते थे? सुनिए अखिलेश यादव के घर में पूजा करवाने वाले पंडित जी ने क्या बताया। हम ही ने कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा। इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। अब बताइए, अखिलेश यादव अपने घर की पूजा ब्राह्मण से करवा रहे हैं। लोगों को लगा था इतना हाल में विवाद हुआ है, पीडीए की बात करते हैं, किसी यादव को बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। इसमें गलत क्या था? कराते एक अच्छी मिसाल पेश होती। लेकिन अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने पूजा ब्राह्मणों को बुला के कराई। अखिलेश यादव दूसरों को जो बातें कहते हैं क्या उस पर खुद अमल नहीं कर सकते थे? अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन आप खुद के लिए आजमगढ़ में शानदार आशियाना बनवा लिया। अखिलेश यादव का यह घर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से मॉड्यूलर है। आप देखिए, अखिलेश यादव का यह घर 72 बिस्वा यानी करीब 2.25 एकड़ में फैला है। आजमगढ़ के अनवरगंज में यह घर बनाया गया है। घर का नाम अखिलेश यादव ने पीडीए भवन रखा है। घर को 2 मंजिल का बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव रहेंगे। इस कैंपस के अंदर जनसभा भी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आजमगढ़ से पूर्वांचल की सीटों पर नजर रखेंगे और 2027 में जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। और नया घर बनवाया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कहते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं, वैसे लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई आप पैसा लेते हैं, घर बनाते, किसी ने कुछ बोला? वो तो बाकियों की सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। खैर, अखिलेश यादव को सुनिए, गृह प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा। इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। आजमगढ़ को ही अपना नया ठिकाना अखिलेश यादव ने क्यों बनाया, यह भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव चला था और अब इसी पीडीए वाली पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव नए सिरे से आजमा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 114 सीटें जीती और समाजवादी को मात्र 16 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 55 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 9 सीटें मिली, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी। इसी वजह से अखिलेश यादव पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सपा के सांसद भी हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अगर पूर्वांचल में बरकरार रख लेते हैं तो शायद 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है उसको रोक पाए।
अखिलेश यादव तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कह रहे हैं कि 2027 में पूर्वांचल रिकॉर्ड बनाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। जो बीजेपी की तरह घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। यूपी में अखिलेश यादव नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं और अखिलेश यादव के प्लान ऑफ एक्शन में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को मिशन बना लिया है। वो गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, इसके बाद भी केजरीवाल लगे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमले बोल रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात में एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी परेशान हो गए होंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भाई केजरीवाल साहब ने तो खुला कह दिया इंडिया अलायंस वगैरह कुछ नहीं है, हमारी तरफ से खत्म है इंडिया अलायंस। और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गुजरात में हारती है तो बीजेपी डांटती है। केजरीवाल ये जान चुके हैं कि कांग्रेस का साथ लेने से उनको कोई फायदा हुआ नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी केजरीवाल हार गए थे। तभी से केजरीवाल और कांग्रेस के बीच खटास आ गई थी। विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। गुजरात में केजरीवाल इसलिए भी कांग्रेस पर हमलावर हैं जिससे वो कांग्रेस की जगह खुद को बीजेपी का विकल्प बता सके। गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2022 में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे। केजरीवाल तो गुजरात के मतदाताओं से खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं जी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है और दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता है। सुनिए केजरीवाल को। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस, कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। यानी केजरीवाल कांग्रेस को ज्यादा धो रहे हैं रगड़ रगड़ कर, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें गुजरात में कांग्रेस की जगह लेनी है। उस गुजरात में जहां राहुल गांधी दावा हर बार कर देते हैं कि लिख के रख लो इस बार हम सरकार बनाएंगे। इधर महाराष्ट्र में भी गजब ही हो रहा है। मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को जोरदार झटका लगा था। राज ठाकरे तो 0 पर चले गए। इससे उबरने के लिए अब फिर से मराठी भाषा का मुद्दा उछाल रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ रैली भी कर सकते हैं। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। और इस चक्कर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के ही कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में मुंबई के व्यापारियों को थप्पड़ मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि व्यापारी मराठी नहीं बोल रहे थे। बताइए, फिर घूम फिर के बहुत पॉलिटिक्स किए और 0 से ऊपर बढ़ने का कोई रास्ता क्या दिखा कि भाई लोगों को मारो कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल पा रहे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेता खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा समर्थक और प्रेमी बताने में लगे। लेकिन जब इन लोगों से मराठी भाषा को लेकर सवाल करो तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने मराठी भाषा को लेकर कुछ सवाल क्या पूछे, वो लोग तो बचकर निकल गए। वहीं राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता को डराने की भी कोशिश की। देखिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मराठी टेस्ट और उसका रिजल्ट। पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो?
सांगा मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा मराठीच विचारतो मराठीत सांगा सांगतो ना मी. कधी आहे आपण आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते कुसुमाग्रजचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली ती आता नहीं तुम्हाला नहीं आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित नहीं नहीं माहिती. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम माहिती आपको नहीं. मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम नहीं ना. तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हाँ, हैं मराठी. आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हाँ, हैं ठीक. मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे स्वर किती आहेत व्यंजन किती आहेत मी काय सांगतोय हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय परीक्षा घेतोय कशासाठी सांगा ना किती प्रेम आहे किती प्रेम तुम्ही आहे आमची परीक्षा घेणारे कोण तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत सवाल मराठी का है सवाल महाराष्ट्र का है जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं दे ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता तो ये है सच्चाई राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की। दूसरों को पीट रहे हैं, दूसरों से मराठी का टेस्ट ले रहे हैं, और इनसे पूछिए जवाब देते नहीं बनता तो कह रहे हैं तुम हमसे मराठी का टेस्ट कैसे ले सकते हो। ये सबसे टेस्ट ले सकते हैं। खैर चुनाव में जो टेस्ट होगा उसमें तो जीरो आता है, लेते रहिए पब्लिक का टेस्ट।